हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी। आज की आपकी क्लास का टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भारत में यूरोपीय कब आए, क्यों आए, कैसे आए, उनका आने का क्या क्या कारण था भारत, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था, वास्को डी गामा। ठीक है, भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था, वास्को डी गामा, जो कि एक व्यापारी था। ठीक है, ये कौन था, एक व्यापारी था और ये कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था, वास्को डी गामा था, जो कि एक व्यापारी था और कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, इसके आने के बहुत कारण थे, कई कारण थे भारत आने के। उनमें से कुछ कारण यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं? पहला, यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग जो कि बढ़ने लगी थी वहां पे। और सेकंड, कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हो चुका था। थर्ड है आपका, यूरोप में पुनर्जागरण काल चल रहा था। ठीक है, ये कई कारण हैं, जिनमें से कुछ जो मेन कारण है ये आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। वास्को डी गामा को कहते हैं कि पहला यूरोपीय व्यक्ति था जो कि भारत आया था। तो इसका मतलब यहाँ से ये बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता कि वास्को डी गामा के आने के बाद भारत और यूरोप के मध्य व्यापार शुरू हुआ था, बल्कि वास्को डी गामा के आने के कई वर्षों पूर्व से ही भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध थे। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार होता रहता था, बट जिन रास्तों से वो व्यापार होता था भारत और यूरोप के मध्य में, कुछ ऐसे कारण उत्पन्न हो गए थे, कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी बीच में, जिसकी वजह से भारत और यूरोप के जो व्यापारिक संबंध थे वो टूट गए थे। भारत और यूरोप के मध्य जो जिन रास्तों से होकर व्यापार होता था वो रास्ते बंद हो गए थे, जिसके कारण यूरोप को एक नए मार्ग की खोज करनी पड़ी भारत तक आने के लिए। तो उस नए मार्ग से होकर के भारत तक आने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा था। ठीक है, जो कि एक व्यापारी था और 1498 ईस्वी में भारत आया था। इसके पहले भी भारत और यूरोप के मध्य व्यापार होता रहता था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो क्या कारण थे जिनकी वजह से वास्को डी गामा यहाँ पे आया। फर्स्ट कारण, जैसे यहाँ पे आपका लिखा है, यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी थी। तो आखिर भारत के पास ऐसा था क्या जिसकी ऐसा क्या चीज़ था जिस चीज़ की मांग वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी? किस लिए उन्होंने भारत की खोज की, भारत से नए मार्ग की खोज की? तो वो रीज़न था कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जैसे कि सभी जानते हैं कि यूरोप कैसी जगह है, एक ऐसी जगह है जो कि उसकी जो भौगोलिक स्थिति वो ऐसी कि वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह है। ठीक है, यूरोप बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोग रहते थे, उनका जो उस टाइम पे वो लोग कैसा भोजन करते थे, बहुत ही ज़्यादा मांस हो गया और नॉनवेज वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते थे वहाँ के लोग। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए उन्हें मसालों की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, उनको प्रिजर्व करने के लिए मसालों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसे कोई संसाधन, रेफ्रिजरेटर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए उन्हें मसालों की ज़रूरत पड़ती थी, और वो सारे मसाले कहाँ से जाते थे? यूरोप, भारत से होकर के जाते थे। तो ऐसी वस्तुओं की मांग वहां पे बहुत ज्यादा होने लगी जब ये रूट उनके बंद हो गए। जब ये सारे रूट जो उनके रास्ते से बंद हो गए, तो वहां पे इन वस्तुओं की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, जिससे यूरोप को नए रास्ते की खोज करनी पड़ी। अब हम जानेंगे कि वो पुराने रास्ते कौन कौन से थे जिसके थ्रू भारत और यूरोप के मध्य व्यापार होता था। ठीक है, तो भारत और यूरोप के मध्य वास्को डी गामा के आने के पूर्व स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों रास्तों से व्यापार होता था। सबसे पहले हम जानेंगे स्थल मार्ग से कैसे होता था। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भारत बना हुआ है मैप में, और ये जो एरिया है आपका रेड कलर से, इधर ये भारत है, और ये जो इधर का रेड कलर का एरिया है, ये क्या है आपका? यूरोप है। ठीक है, तो भारत से यूरोप जाने के लिए जो स्थल मार्ग होता था, उससे कई देशों को पार करने के बाद में पहुंचा जा सकता था। डायरेक्ट हम भारत से यूरोप नहीं पहुंच सकते थे, हमें कई देशों को पार करके फिर यूरोप पहुंचा जाता था। और रास्ते में कौन कौन से देश आते थे ये जान लेते हैं। जैसे कि पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की। अब रही पाकिस्तान की बात, तो उस समय में पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। तो कौन कौन से देश आ गए? अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, ये सारे देशों को पार करके क्या होता था? यूरोप पहुंचा जा सकता था। ठीक है, तुर्की ऐसी कंट्री थी जिस तक जाए बिना हम यूरोप नहीं पहुंच सकते थे। ठीक है, ये लास्ट कंट्री पड़ती थी जिसे पार करके यूरोप पहुंचा जा सकता था स्थल मार्ग के थ्रू। ठीक है, तो ये फर्स्ट मार्ग हो गया आपका स्थल मार्ग। अब हम जान लेते हैं कि जल मार्ग कौन सा था जिसके थ्रू वास्को डी गामा के आने के पूर्व व्यापार होता था भारत और यूरोप के मध्य में। तो जल मार्ग से दो रास्ते हुआ करते थे, एक था फारस की खाड़ी से होकर के जाता था और एक लाल सागर से होकर के जाता था। ये आपका अफ्रीका, ये मैप में अफ्रीका बना हुआ है, ये अरब पड़ जाता है और ये भारत। तो भारत से जब अरब की तरफ आते हैं तो यहाँ फारस की खाड़ी पड़ती है, और जब ये अफ्रीका की तरफ इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या पड़ता है? बीच में लाल सागर पड़ता है। ठीक, इधर पड़ता है फारस की खाड़ी अरब के और इधर पड़ता है लाल सागर। तो इन दो रास्तों से होकर के व्यापार होता था, एक फारस की खाड़ी से और एक लाल सागर से। फारस की खाड़ी, भारत से सामान कहाँ जाता था? फारस की खाड़ी से होता हुआ अरब जाता था और उसके बाद फिर इधर भूमध्य सागर से होते हुए यूरोप जाता था। यूरोप की कौन सी कंट्री में? इटली जैसे देशों में। इटली, यहाँ पे ग्रीस पड़ता है, यहाँ पे फ्रांस पड़ता है। तो ऐसे देशों में जो कि भूमध्य सागर के किनारे लगे हुए थे, तो ऐसे देशों में सामान जाता था। उसके बाद ये सारे देश यूरोप के बाकी कंट्रीज में माल सप्लाई करते थे, सामान सप्लाई करते थे जो भी भारत से जाता था या पूर्व के देशों से जो भी सामान जाता था उसे सप्लाई करते थे। ठीक है, एक रास्ता ये हो गया फारस की खाड़ी वाला। और लाल सागर से कैसे जाते थे? लाल सागर से होकर के जाते थे और यहाँ पे पड़ता है मिस्र। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया जगह पड़, यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया पड़ता है। अलेक्जेंड्रिया से फिर सामान जाता था भूमध्य सागर होते हुए इटली पहुंचता था। ठीक है, तो ये जो यूरोप के पूर्व के साथ में जो भी व्यापारिक संबंध थे, भारत से हो गया और भी जो पूर्वी व्यापार होता रहता था, उसमें यूरोप के देशों में इटली एक ऐसा देश था जो कि उसे पूर्व के व्यापार में एकाधिकार प्राप्त हो चुका था। ठीक है, क्योंकि जो भी सामान जाता था पूर्व से, भारत से हो गया या और भी कंट्री से, तो इटली ही जाता था। ठीक है, फिर इटली से बाकी यूरोप की कंट्रीज में सप्लाई किया जाता था। तो इटली कैसा हो गया था? आर्थिक दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध देश बन चुका था। ठीक, तो उसके बाद अब हम देख लेते हैं। तो इसके बाद में इटली क्या करता था? बाकी देशों में माल सप्लाई करा करता था। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट रीजन क्या था, कि ऐसा क्या कारण हो गए, कौन सी घटनाएं घट गई जिसकी वजह से ये स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों बाधित हो गए, जिसकी वजह से भारत और यूरोप का कनेक्शन टूट गया, इनके बीच में व्यापार बंद हो गया, जिसकी रीजन से उन्हें नए मार्ग की खोज करनी पड़ी। तो वो कारण क्या था आपका? कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण। ठीक है, तो ये घटना कब घटित हुई? 1453 ईस्वी में। ये 1453 ईस्वी की आपकी बात है। 1453 ईस्वी के समय की बात है जब कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हो गया था। अब कुस्तुनतुनिया क्या है, उस्मानिया साम्राज्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो तुर्की है, तुर्की का जो यूरोप के साइड का हिस्सा पड़ता है, यहाँ पे एक साम्राज्य का उस वक्त उदय हुआ जिसे बोलते थे उस्मानिया साम्राज्य। ठीक है, जिसे बोलते हैं उस्मानिया साम्राज्य, जो कि तुर्की में था। ये पहले तो बहुत छोटा साम्राज्य था, बट धीरे धीरे इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इस धीरे धीरे ये क्या हो गया, थोड़ा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। और इधर तुर्की की बात होगी। अब हम जब यूरोप के साइड में आते हैं तो यूरोप में क्या है, एक ये इटली और ये जो एरिया पड़ता है, यहाँ पे पड़ता था रोमन साम्राज्य। ठीक है, यूरोप में कौन सा साम्राज्य था? रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य पड़ता था और ये दो पार्ट में बटा हुआ था रोमन साम्राज्य। एक था आपका पश्चिमी रोम और एक पड़ जाता था पूर्वी रोम। ठीक है,
ये यूरोप में पड़ता था। रोमन साम्राज्य 2 पार्ट में डिवाइड था, पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम। पश्चिमी रोम की जो राजधानी थी वो आपकी थी रोम, ठीक है, और पश्चिमी रोम का ही हिस्सा था इटली, ठीक है। अगर आप करंट में देखेंगे तो भी इटली की राजधानी क्या है, रोम, ठीक। और पूर्वी रोम जो था ये यहाँ पे पड़ता था बैजेंतिया साम्राज्य। पूर्वी रोम में एक साम्राज्य था बैजेंतिया साम्राज्य, और इस बैजेंतिया साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। ठीक है। पूर्वी रोमन साम्राज्य 2 पार्ट में डिवाइड था, पश्चिमी रोम, पूर्वी रोम। पश्चिमी रोम की राजधानी रोम, और इटली भी पश्चिमी रोम का ही हिस्सा था, और करंट में भी रोम क्या है, इटली की राजधानी। और पूर्वी रोम में क्या था, बैजेंतिया साम्राज्य था, और इस बैजेंतिया साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, ठीक है, जो यहाँ कारण में लिखा है आपकी, कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण। तो इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। तो 1453 ईस्वी में क्या हुआ कि उस्मानिया साम्राज्य ने बैजेंतिया साम्राज्य को युद्ध की चुनौती दे दी, ठीक है। उस्मानिया साम्राज्य ने, जो कि तुर्की का हिस्सा था, इसने बैजेंतिया साम्राज्य को युद्ध की चुनौती दे दी, और उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि उस्मानिया साम्राज्य की जीत हो गई। उस युद्ध का क्या परिणाम हुआ कि उस्मानिया साम्राज्य की जीत हो गई, जिससे कि बैजेंतिया साम्राज्य पे कुस्तुन की जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, इस पे उस्मानिया का नियंत्रण हो गया, ठीक है। उस्मानिया साम्राज्य का कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण हो गया। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण कर लिया, ठीक। जब कुस्तुनतुनिया पे नियंत्रण हो गया तो कुस्तुनतुनिया जो राजधानी थी बैजेंतिया साम्राज्य की, इसकी क्या विशेषता थी, ये एक धार्मिक केंद्र था। ये यूरोप में जो रोमन साम्राज्य में जो पूर्वी रोम पड़ता था उसका धार्मिक केंद्र था ये, ठीक। तो जब तुर्कों ने, तुर्की के उस्मानिया साम्राज्य ने इस पे नियंत्रण कर लिया, तो ये जो धार्मिक केंद्र था कुस्तुनतुनिया, तो यहाँ पे बहुत से विद्वान रहते थे। यहाँ पे बहुत से जो विद्वान थे वो अपनी पुस्तकें, अपना ज्ञान, अपना साहित्य सारा लेकर के भाग खड़े हुए। कहाँ पे भाग गए, पीछे पश्चिमी रोम की तरफ भागे, पश्चिमी यूरोप की तरफ भाग गए, जहाँ पे वो इटली जैसे देशों में शरण पाए। जहाँ पे उन्हें, कहाँ पे, किस देश तक गए, इटली जैसे देशों में, पश्चिमी रोम में शरण पाए जाके, जैसे इटली जैसे देश जहाँ पे पड़ते थे। तो जो पश्चिमी रोम के लोग थे उन्होंने क्या हुआ, उनकी पूर्वी रोम से ये जो धार्मिक केंद्र था, इनके विद्वानों से मिले, फिर क्या कहते हैं, इनकी पुस्तकों को पढ़ा, उनके अपने साहित्य को जाना, तो अपने साहित्य के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति उनमें और ज़्यादा श्रद्धा भाव पैदा हुआ, डेवलप हुआ, श्रद्धा भाव आया काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद में उनमें साथ ही साथ एक और भाव उत्पन्न हो गया, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गया। क्यों, जैसे कि हम जानते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा प्राचीन काल में क्या होता था, जो मानव सभ्यता थी वो मानव केंद्रित होती थी, और उसके बाद में फिर ईश्वर केंद्रित होने लगी। फिर उसके बाद में क्या आया, यूरोप में पुनर्जागरण काल आया। पुनर्जागरण का अर्थ ही होता है पुनः जाग जाना, ठीक है। पुनर्जागरण का क्या अर्थ है, पुनः जागना। जो लोग सो गए थे, मतलब कि बुद्धि उनकी थोड़ी सी कुंठित हो चुकी थी, वो उसी का है कि पुनः जग जाना, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाना। पुनः जगने का मतलब है कि उनकी बुद्धि खुल जाना पूरी तरीके से, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाना, ठीक है। क्यों हुआ, यहाँ पे जो धार्मिक केंद्र था, ये जब विद्वान यहाँ से चले गए तो वहाँ पे जब लोगों ने अपने साहित्य को पढ़ा तो उनमें अपने साहित्य के प्रति, अपने धर्म के प्रति भी श्रद्धा भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उन्हें भी लगा कि हाँ, अब हमें भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, आगे बढ़ाना है। एक तो ये भाव लोगों में पैदा हो गया, और एक और भावना डेवलप हो गई कि हमें अब पूरी तरीके से ईश्वर के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि हमें खुद भी कुछ करना है।
यही है पुनर्जागरण काल। लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का डेवलप हो जाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हो जाना, इसे ही कहते हैं पुनर्जागरण, पुनः जग जाना। ठीक है, ये रीजन था, लोग पुनः जागृत हो गए, जिसका परिणाम क्या हुए कि यूरोप में बहुत ज़्यादा नौकाओं का, नौसंचालन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहती थी, दिशा सूचक यंत्र, मैप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, और भी जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से थे, कई कई चीज़ों की खोज होने लगी। ठीक है, आगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब उनका डेवलप हो गया तो वो लोग नई नई खोजें करने लगे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा विकसित होने लगे। तो यहाँ पे जब तुर्की ने उस दुनिया पे नियंत्रण कर लिया तो क्या हुआ कि ये पूरा एरिया इसके कंट्रोल में आ गया, उस्मानिया के और तुर्की के, और तुर्की जाए बिना स्थल मार्ग से यूरोप पहुंचा नहीं जा सकता था। तो क्या हुआ, इसने उस्मानिया साम्राज्य जो था, इसने यूरोप में ये जो सामान यहाँ से इंडिया से सप्लाई होता था, इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा करारोपण कर दिया, बहुत ज़्यादा कर लगा दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कर हो जाने के कारण में, टैक्स हो जाने के कारण में, यहाँ से धीरे धीरे ये मार्ग बंद हो गया। यहाँ से व्यापार होना यूरोप और इंडिया के बीच में बंद हो गया स्थल मार्ग का। अब बचा क्या, जल मार्ग। जब जल मार्ग बचा तो यहाँ पे जल मार्ग में अरब का पूरा नियंत्रण था। ठीक है, भारत और यूरोप के बीच में जो भी व्यापार होता था जल मार्ग के रास्ते, उसमें अरब का संपूर्ण नियंत्रण था, चाहे वो फारस की खाड़ी से होकर के जाए, चाहे वो लाल सागर से होकर के जाए। जब अरब का पूरा नियंत्रण था तो अरब को भी ये बात पता चल चुकी थी, अरब भी जानता था कि इनका क्या है, एक व्यापार, एक मार्ग बंद हो चुका है, अब यही रास्ता इनके पास है व्यापार का। तो उसने भी क्या किया, बहुत ज्यादा टैक्स वसूलना चालू कर दिया, बहुत ज्यादा, जिसके चलते फिर यहाँ पे भी ये मार्ग भी बंद हो गया ऑलमोस्ट। यहाँ से भी व्यापार पॉसिबल नहीं था यूरोप और भारत के मध्य। धीरे धीरे करके इधर इस रास्ते से भी व्यापार पूरा बंद हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप को नए मार्ग की खोज करनी पड़ी भारत तक आने के लिए। ठीक है, तो इसके आगे की क्लास, इसके अभी ये टॉपिक बचा हुआ है काफ़ी, तो इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।